जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 को ध्यान में रखते हुए हम कंप्लीट एसएसटी का सेशन कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री हमने कंप्लीट किया है। अभी हम वर्तमान समय में क्लास 6 कंप्लीट करके क्लास 7 इतिहास हमने शुरू किया है और इसमें से भी हमने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं, इन सभी को कंप्लीट किया है। फिलहाल में आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, समझेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में है और डिटेल रूप में हम चर्चा करेंगे। चलिए तो करते हैं आज के इस सेशन को शुरू। मैंने आपको कल एक काम दिया था, मैंने कहा था आपको कि चैप्टर नंबर 5 पढ़ करके आना है। देखिए जो आपके पास पुराना एडिशन है उसमें ये चैप्टर नंबर 7 पे आएगा और जो नया एडिशन है वो होगा चैप्टर नंबर 5 का। तो जो पहले, इससे पहले का एडिशन था वो उसमें 10 चैप्टर थे और वर्तमान समय में जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें 8 चैप्टर है। मतलब 2 चैप्टर को मर्ज कर दिया गया है एक ही चैप्टर में। तो जिनके पास पुराना बुक है वो अपना चैप्टर नंबर 7 खोल ले और जो भी नए नए एडिशन लेकर के आए हैं उनमें चैप्टर नंबर 5 है ये। तो ये भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना और इसका उत्तर देना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? मुंडा और संथाल किस क्षेत्र में रहते थे? मुंडा और संथाल दोनों ही एक प्रकार की जनजाति है और ये दोनों किस क्षेत्र में रहते थे? ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन है। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का, इसका आप लोग कमेंट सेशन में उत्तर देंगे। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा और बंगाल। ठीक है, इन क्षेत्रों में मुंडा और संथाल जनजाति रहते थे। यहाँ पर थोड़ा इतिहास को समझना एक बार। सबसे पहले जो बंगाल है, ठीक है, उड़ीसा और बिहार दोनों बंगाल में मर्ज थे। दोनों मतलब तीनों को मिला करके एक राज्य था, उस समय ये बंगाल कहलाता था पूरा। फिर इसके बाद बंगाल से जो है बिहार का विभाजन हुआ। ठीक है, बिहार जो है सन 1912 में एक अपना अलग स्वतंत्र राज्य बना। ठीक है, विभाजन किसके शासनकाल में किया था और किसने किया था आपको याद रखना, करजन ने सांप्रदायिक आधार पर इसका विभाजन किया था 1912 में। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो बिहार है इसमें से उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है, बिहार राज्य में से उड़ीसा अपना एक स्वतंत्र राज्य बना था। कब? 1936 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पहले तीनों एक में ही मर्ज थे। फिर इसके बाद बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, बिहार अपना स्वतंत्र राज्य बना 1912 में और उड़ीसा 1936 में एक अपना क्या नाम है, स्वतंत्र राज्य बना है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि जनजातियां निम्नलिखित तरीकों से अपनी आजीविका प्राप्त करती थी सिवाय। भाई जो जनजाति लोग हैं वो किन किन तरीकों से अपनी आजीविका इकट्ठा करते थे, अपनी आजीविका चलाते थे और किन किन चीजों को वो छोड़ते थे? तो देखिए जो जनजातीय लोग हैं वो यहाँ पर शिकारी संग्राहक मतलब कि शिकार करते थे, संग्रहण करते थे, चारावाह थे, कृषि कर करके वो अपना जीवन निर्वाह करते थे सिवाय बुनाई के। ठीक है, जो जनजातीय लोग हैं वो बुनाई का काम नहीं करते थे। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि जनजातीय निम्नलिखित तरीकों से अपनी आजीविका चलाते थे। कौन कौन तरीका था आजीविका चलाने का? तो ये 3 तरीका आजीविका चलाने का था सिवाय बुनाई के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से प्रश्न सीटेट का पूछा जाता है, थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गढ़कटंगा के
किस गोंड राजा ने संग्राम साह की उपाधि धारण की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना कि गढ़कटंगा के कौन से राजा ने संग्राम साह की उपाधि धारण की थी? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमन दास ने संग्राम साह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे अमन दास की जब बात कर रहे हैं तो इन्होंने संग्राम साह की उपाधि धारण की थी। गढ़कटंगा राज्य के थे, किस जनजाति से संबंध रखते थे? गोंड जनजाति से संबंध रखते थे। और इनका पुत्र का क्या नाम था? तो पुत्र का नाम था दलपत। ठीक है, पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था दलपत। इनका विवाह किसके साथ में होता है? तो आपको याद रखना है, इनका विवाह दुर्गावती के साथ में होता है। ठीक है, अब ये दुर्गावती कौन थी? तो प्यारे साथियों, दुर्गावती जो थी वो महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री थी। ठीक है, किसकी पुत्री थी? राजा सालबाहन की पुत्री थी ये। ठीक है, तो अमनदास जो है इसका पुत्र है दलपत। दलपत का विवाह दुर्गावती से होता है और दुर्गावती जो है वो सालवाहन की पुत्री रहती है। ठीक है, सालवाहन की पुत्री किस वंश से संबंधित है? तो ये चंदेल की थी। ठीक है, चंदेल राजपूत की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, या तो आपसे ये पूछ लेगा या फिर आपसे ये पूछ लेगा, गोंड जनजाति पूछ लेगा, गढ़कटंगा। यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन है खाना बदोश लोग। ठीक है, डैश 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 आगे है। तो खाना बदोश जो लोग हैं कौन थे? किसान लोग थे या फिर शिकारी लोग थे, शिल्प पुरुष लोग थे या फिर घुमक्कड़ थे? खाना बदोश एक्चुअल में होता क्या है? खाना बदोश का मतलब होता है कि भोजन की तैयारी में एक जगह से दूसरे जगह पर घूमना। ठीक है, तो जब आप एक जगह से दूसरे जगह घूमोगे, इधर उधर भटकोगे, तो देखोगे कि गांव में जो होता है क्या कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को? घुमक्कड़ कहते हैं अभी भी। तो जो खाना बदोश लोग होते हैं उनको हम लोग घुमक्कड़ के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर घ सही आंसर होगा चौथे नंबर के क्वेश्चन का। चलिए, अगला क्वेश्चन है पांचवें नंबर का कि राजा मान सिंह किसके प्रसिद्ध सेनापति थे? राजा मान सिंह किसके प्रसिद्ध सेनापति थे? ए बी सी डी 4 आपको आंसर दे रखा है, 4 आपको ऑप्शन दे रखा है। चारों ही ऑप्शन में से जो राजा मानसिंह है, राजा मानसिंह किसके सेनापति थे? ठीक है, किसके सेनापति थे? तो बताइएगा एक बार, किसके सेनापति थे? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग सही आंसर है, क्योंकि राजा मानसिंह जो है वो अकबर के सेनापति थे। एक चीज आपको याद रखना है, राजा मानसिंह सन 1591 में, ठीक है, 1591 में चेर लोगों पर हमला कर दिया था। ठीक है, किस पर? चेर लोगों पर हमला किया था, चेर लोगों पर हमला किया था। ठीक है, और हमला करने के बाद उन्हें परास्त कर दिया चेर लोगों को, और उन्हें लूट करके जो वहां का धन था वो इकट्ठा कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए, यहाँ पर छठे नंबर का क्वेश्चन है कि डैश के शासक के तहत दिल्ली में सामाजिक वर्गों के बीच पदानुक्रम और अधिक बढ़ गया? किन क्या चीज बढ़ा था? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा मुगल। जो मुगल साम्राज्य है इनकी सत्ता काफी ज्यादा फैली थी। ठीक है, जो आगरा है और दिल्ली है, ये ऐसा कहा जाता है ये मुगलों की राजधानी थी, और वास्तविक रूप में ये मुगलों की राजधानी थी। जो इनका मुख्य कार्य होता था ये वहीं से होता था, ये वहां पर बैठ करके शासन करते थे, और जिन जिन जगहों पर जिन जिन राज्य को इन्होंने परास्त किया है वो अपने राज्य में मिला करके वहां पर ये वहां से बैठ करके शासन किया करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इस प्रश्न का। चलिए, ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न। भीलों की बड़ी जनजाति पूरे भारत में फैली थी। ठीक है, पूरे भारत में फैली थी। किन किन जगहों पर फैली थी?
पश्चिम और मध्य भारत में, दक्षिण और मध्य भारत, उत्तर और मध्य भारत, या फिर पूर्वी एवं मध्य भारत। 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क सही आंसर है। पश्चिम और मध्य भारत में जो भील जनजाति है ये बड़ी संख्या में आपके फैलती है। पश्चिम में ले तो देखिए, पश्चिम में क्या आ जाएगा, राजस्थान से शुरू हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान इसका एक मुख्य केंद्र है जहां पर सर्वाधिक भील जनजाति रहा करती थी। ऑप्शन नंबर क सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय लोगों के बारे में कुछ अपवाद है, ठीक है। जनजातीय लोगों के बारे में कुछ अपवाद है। उन्होंने लिखित लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा, उन्होंने खराब रीति रिवाजों को संरक्षित रखा, उनकी लिखित परंपराएं हैं, या फिर रीति रिवाज प्रत्येक नई पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर देखना, ऑप्शन नंबर क सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो जनजाति लोग हैं इनके विषय में हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके विषय में लिखा नहीं गया है, ठीक है। जो भी इतिहासकार हुए हैं वो इनके बारे में ज्यादा कुछ लिखे नहीं है, जिससे कि हमें इनके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती। ये जो है मौखिक रूप में विश्वास करते थे, तो जो भी इनका लेन देन होता था ये मौखिक रूप में होता था। एक चीज आपको और याद रखना है, जो भी जनजातीय लोग थे, ऐसा समाज में कहा जाता है कि 4 वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से सर्वश्रेष्ठ माना गया है ब्राह्मणों को। इनके द्वारा ही समाज में क्या होता था, नियम निर्धारित किए जाते थे और इनका ही पालन करना पड़ता था सभी को। पर जो जनजाति लोग थे वो ब्राह्मणों के नियम नहीं मानते थे, वो अपना नियम अपने आप बनाते थे। तो यहाँ पर जब आपको अभिकथन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन देगा तो ये चीज पूछ लेगा आपसे कि ए और आर में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आपको कंफ्यूजन न हो इसके लिए आप पहले से क्लियर रखना ये चीज, ठीक है। फिलहाल में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करना। 9वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को देख करके घबराना मत। क्वेश्चन जितना अधिक बड़ा होगा आंसर उसके उतने ही छोटे होंगे। खेती जिनमें जिसमें पहले जंगल में लगे पेड़ों और झाड़ियों को काट करके जला दिया जाता है, राख में फसल बोई जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तो दूसरी जमीन को साफ करके उसी तरह से फसल उगाई जाती है, इसे खेती कहते हैं। तो किस प्रकार की खेती होती है ये? तो इसको कहते हैं हम स्थानांतरित खेती, ठीक है। स्थानांतरित खेती कहते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि बादशाह डैश ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न क्षेत्रों से बैलों पर अनाज लाद करके लाते थे और उसे शहरों में बेचते थे। तो नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, इन चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है। 10वें नंबर के क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर, इस प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से देना है। बताइए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। किसके संस्मरणों में लिखा है कि जो बंजारे लोग होते हैं वो अनाज ला करके शहर में लाते हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा सही आंसर। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे साथियों देखना, यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ सही आंसर होगा। क्योंकि जो जहांगीर है, जहांगीर के संस्मरणों में लिखा है कि जो बंजारे लोग होते हैं, बंजारे लोग क्या करते हैं, बंजारे लोग मतलब कि बैलों पर अनाज को लाद करके उसे शहर में बेचते थे, ठीक है। बंजारे लोग जो है ये एक महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे और जो इनका कारवा होता था, ठीक है। बंजारे लोगों का जो कारवा होता था, तो इस कारवा को हम लोग किस नाम से जानते थे? इस कारवा को हम लोग टांडा के नाम से जानते थे, ठीक है। किस नाम से? टांडा के नाम से जानते थे। और आप सभी को पता है कि जो पीटर मंडी है इन्होंने भारत आने वाले एक व्यापारी थे, अंग्रेजी व्यापारी, जिन्होंने बाजार का वर्णन किया है, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि बाजार का वर्णन
किसने किया है, तो नाम आपको नोट डाउन करना है, पीटर मंडी। ठीक है, क्या नाम है, पीटर मंडी ने बाजार का वर्णन किया है। और जो बंजारे लोग हैं, इनकी कारवा जो है वो टांडा के नाम से कहलाता था। बंजारे के विषय में हमें किसके संस्मरणों से जानकारी मिलती है, तो शाहजहां के संस्मरणों से हमें जानकारी मिलती है। शाहजहां जो है किसका पुत्र था, तो आप सभी को याद रखना है, शाहजहां जो था अकबर का पुत्र था। और जहांगीर का पुत्र कौन था, जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखना है। शायद मैंने गलत बोल दिया, अब ये शाहजहां नहीं होगा, जहांगीर जो है वो अकबर का पुत्र था और जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, ये भी आपको याद रखना है। जहांगीर को सलीम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश और डैश अपनी विविध आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। संघर्ष और निर्भरता के इस रिश्ते ने धीरे धीरे दोनों समाजों में बदलाव ला दिया। ठीक है, वो कौन से बदलाव लाए और कौन व्यक्ति थे जिन्होंने बदलाव को लाया। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर घ। बदलाव क्या था, एक तो जंजारी आधारित और दूसरा आदिवासी समाज, दो भागों में उन्होंने विभाजित कर दिया था, यह बदलाव था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर घ सही आंसर होता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जिक्र मैंने कर दिया है। दुर्गावती किसकी पुत्री थी, ठीक है, किसकी पुत्री थी, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि सलबाहन चंदेल राजपूत राजा जो थे इसकी पुत्री थी। हालांकि पत्नी किसकी थी ये, तो आपको याद रखना है, इसी किसकी पत्नी थी, तो दलपत की पत्नी थी। ठीक है, और दलपत जो है किसका पुत्र था, तो दलपत जो है वो अमनदास का पुत्र था, अमनदास का। ये अमनदास वही है जिन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसकी उपाधि, संग्राम शाह की उपाधि धारण करने वाले थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोबोई जनजाति कहाँ रहती थी, उत्तर है इसका मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गोंड साम्राज्य में विभाजित था, गोंड साम्राज्य किसमें विभाजित था, तो गोंड साम्राज्य जो है वो गढ़ों में विभाजित था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि अहोम समाज स्कूलों में विभाजित था, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है। ठीक है, अहोम समाज जो है स्कूलों में विभाजित था, इसे क्या कहा जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चार ऑप्शन है, सॉरी स्कूल नहीं होगा, यह कुल होगा। ठीक है, अहोम साम्राज्य जो है किस में विभाजित था, कुलों में विभाजित था। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है खेल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। प्यारे साथियों, जो आज का प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और पर्टिकुलर जो इस चैप्टर में से जो भी प्रश्न बनने चाहिए उन प्रश्नों को बना करके मैंने आपके सामने डिस्कस किया, हमने समझे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, एक बार आप अपने कॉपी में जितने भी चीज लिखे हैं उनको रिवीजन करके एक बार बुक को दोबारा पढ़ना, ताकि आपको बढ़िया तरीके से स्मरण हो जाए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार आपको रोज चैप्टर बाय चैप्टर इस चैनल पे वीडियो मिलेगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि आप लोग कॉपी पे लेकर के शाम 7 बजे तैयार रहिएगा। रोज शाम को 7 बजे आपको चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करते हुए मिलेंगे इस चैनल पर। इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए। सीटेट से पहले पहले हमारा टोटल जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, इस चीज का मैं आश्वासन आपको देता हूँ। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। चलिए साथियों, जय हिंद, मिलेंगे कल के सेशन में।